आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की ओर से यमुनानगर में जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन दशहरा ग्राउंड पर किया गया। कन्वेंशन में राज्य के सीपीआई नेता कॉमरेड दरियाव सिंह कश्यप व सीपीआईएम नेता कॉमरेड डॉक्टर अशोक अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड जनरल सिंह सांगवान व कॉमरेड धर्मपाल सिंह चौहान द्वारा की गई व मंच का संचालन कॉमरेड हरभजन सिंह संधू व कॉमरेड प्यारेलाल तंवर द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में देश एवं प्रदेश की जनता को भयंकर किस्म के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार सांप्रदायिकता के नाम पर देश में बंटवारे की राजनीति करती आ रही है, वहीं दूसरी तरफ वामपंथ हमेशा से देश के अंदर भाईचारा व शांति कायम रखने का प्रयास करता रहा है। खासतौर पर भाजपा सरकार के शासनकाल में कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरफ गरीब आम इंसान, महिलाओं, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर की रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और अधिकारों पर जबरदस्त हमला किया जा रहा है, वहीं पर देश के संविधान और संवैधानिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और जनतांत्रिक मूल्यों को तहस नहस किया जा रहा है। इन सब का मुकाबला करने के लिए नीतियों में जनपक्षीय नीतिगत बदलाव जरूरी है और नीतियों का वैकल्पिक बदलाव वामपंथी पार्टियां ही कर सकती हैं। मौजूदा समय में केरल की वामपंथी सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। केरल जहां वामपंथी पार्टियों की सरकार है, वहां खाद्य सुरक्षा, खेती व पशुपालन, शिक्षा, रोजगार व मजदूर की उचित मजदूरी के लिए जनहितकारी कदम उठाए गए हैं। ऐसे विकल्प को सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया आगामी 25 फरवरी को जींद में बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी व जेजेपी सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ वामपंथी पार्टियों द्वारा संयुक्त रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश व क्षेत्रीय नेता भी उपस्थित रहेंगे व वामपंथ को हरियाणा की राजनीति में मजबूत बनाते हुए एक नए विकल्प की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। कन्वेंशन में सीपीआई व सीपीआईएम नेता गुरभजन सिंह, विजयपाल, नीलम संधू, सुरेंद्र कौर, विपिन बरार, अजमेर, महिपाल चमरूरी, अरुण शक्करवाल आदि मौजूद रहे। कन्वेंशन करके एक प्रस्ताव पारित किया। वो कर्मचारियों के हालात पर, हमारे राज्य के जो स्थिति है, मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की, छात्रों की, युवकों की, महिलाओं की जो हालात हैं, और उन हालात के सुधारने के लिए हम वामपंथी पार्टियां कौन सी वैकल्पिक नीतियां जनता के सामने रखना चाहते हैं, ऐसा एक प्रस्ताव वहां पारित हुआ था। और उस प्रस्ताव की प्रति दोनों पार्टियों के जिला स्तर पर पहुंच गई हैं। मैं इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी साथियों ने वो प्रस्ताव जरूर पढ़ लिया होगा जो जींद में पारित हुआ था, और उसकी बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी होंगी। होगा कि 1986 में उस समय एक उरुग्वे समझौता हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय है ये। उसमें आया था डंकल प्रस्ताव और गेट समझौता, नाम याद कर लो, शायद सुना होगा आप लोगों ने। वो डंकल प्रस्ताव, गेट समझौता जो थे ना, उनके क्या प्रभाव हैं वो आज हमारे पर पड़ रहे हैं। 1986 के बाद 1991 में जो नई ये नीतियाँ आई, उदारीकरण, सुधारीकरण, भूमंडलीकरण, वो उदारीकरण, भूमंडलीकरण, सुधारीकरण जो आया था, उस समय भी पूरी दुनिया में जो ये आर्थिक नीतियाँ हैं, इनके जो कुप्रभाव जनता पर पड़ रहे थे, जनता के बीच में जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को एक नई दिशा देने के लिए ये नए नाम रखे गए थे, उदारीकरण, सुधारीकरण और भूमंडलीकरण। और उस उदारीकरण, भूमंडलीकरण में उस समय जो बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। आपको याद होगा एक बिजली को लेकर, क्योंकि हमारी समस्या रही है बिजली बहुत भारी, उस बिजली को लेकर एनरॉन समझौता किया था अमेरिका के साथ। वो एनरॉन कंपनी अमेरिका में दिवालिया थी, लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने 6000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से एनरॉन कंपनी को दिया, जो दिवालिया थी, और यहाँ एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं करी। वो 6000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1400 के लगभग कानून बदले गए। आपको याद होगा, ये जो प्रधानमंत्री है मोदी, ये कह रहा है कि मैं सारे कानून बदलूंगा। अंग्रेजों के टाइम क्या है?
ये अंग्रेजों का नाम लेकर जो नए कानून जो लेकर आ रहे हैं, वो कौन से कानून है? वो अंग्रेजों से भी खतरनाक है, जो जनता के ऊपर थोप रहा है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सात सब कमेटियां बनाई थी, शिक्षा सब कमेटी, वित्त सब कमेटी और भी जो सब कमेटी चाहिए, पावर की है, उद्योगों की है, सब कमेटियां बनाई थी। उस समय शिक्षा सब कमेटी के बारे में जो बात आई थी, उसमें यह था कि सरकार शिक्षा पे खर्च क्यों करे।